हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम दूसरा टॉपिक कवर करने वाले हैं। ये हमारा दूसरा लेक्चर होगा सॉल्यूशंस चैप्टर का, जिसके अंदर हम कवर करेंगे एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, तो इसको भी बिल्कुल अच्छे से समझ के डिटेल में कवर करेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं इसको। Composition of a solution can be described by expressing its concentration। हम किसी भी सॉल्यूशन की कंपोजिशन, यानी वो किस किस कंपाउंड से बना हुआ है, कौन सा एलिमेंट है, और वो एलिमेंट की क्या कितनी मात्रा है उस एलिमेंट की, उन सब चीज़ों को हम अलग अलग किसी कंसंट्रेशन टर्म से डिफाइन करेंगे। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन का मतलब होता है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, कल मैंने आपको बताया था, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर दो चीज़ें होती है, एक सोल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। और सॉल्वेंट हमेशा सॉल्यूशन में एक ही होता है, सोल्यूट कई सारे हो सकते हैं। मान लो मैंने किसी भी मान लो 5 चीज़ें मिलाई, मैंने 5 चीज़ों से मिला के एक सॉल्यूशन बनाया, तो उसमें से एक सॉल्वेंट होगा और बाकी चारों के चारों सोल्यूट होंगे। ठीक है, तो कंसंट्रेशन हमें क्या बताता है? कंसंट्रेशन हमें बताता है कि कितना सोल्यूट प्रेजेंट है किसी सॉल्यूशन के अंदर। आई रिपीट, कितना सोल्यूट प्रेजेंट है किसी सॉल्यूशन के अंदर, वो हमें कंसंट्रेशन बताता है। ठीक है, और अब हम कंसंट्रेशन अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। द लेटर कैन बी एक्सप्रेस्ड ईदर क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली। ठीक है, लेटर का मतलब होता है जो बाद में हमने इस्तेमाल किया है, इंग्लिश का शब्द है ये, इसका मतलब है कंसंट्रेशन की बात हो रही है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन हम एक्सप्रेस कर सकते हैं आइदर क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली, यानी हम क्वालिटी के बेस पे कंसंट्रेशन डिफाइन कर सकते हैं, क्वांटिटी के बेस पे। कंसंट्रेशन क्या था? कितना सोल्यूट प्रेजेंट है अपने सॉल्यूशन के अंदर, तो वो हम निकालते हैं कंसंट्रेशन के थ्रू। कंसंट्रेशन हम क्वालिटेटिवली बता सकते हैं और क्वांटिटेटिवली। क्या मतलब होता है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का? एग्जांपल से समझते हैं। क्वालिटेटिवली we can say that the solution is dilute, that is relatively very small quantity of solute। ठीक है, और it is concentrated, that is relatively very large quantity of solute। तो क्वालिटेटिवली अगर मैं कंसंट्रेशन को डिफाइन करना चाहूँ तो उसमें कह सकता हूँ कि अगर कोई सॉल्यूशन है, या तो वो डाइल्यूट होगा या फिर वो कंसंट्रेटेड होगा। डाइल्यूट का मतलब होता है कि सॉल्यूशन के अंदर जो अपना सॉल्यूशन है उसके अंदर सोल्यूट की मात्रा कम है। इसका एक सिंपल एग्जांपल मैं देना चाहूँ तो जैसे बियर होती है। ठीक है, बियर, तो जैसे अपने पास बियर होती है, बियर को मैं डाइल्यूट कह सकता हूँ क्योंकि इसमें अल्कोहल की मात्रा कम होती है। ठीक है, और दूसरी तरफ अगर मैं नॉर्मल अल्कोहल कोई भी शराब लेता हूँ तो उसके अंदर अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा होती है, तो उसको मैं क्या कह सकता हूँ? कंसनट्रेटेड, यानी कि शराब कंसनट्रेटेड है और जो ये बियर होती है वो डाइल्यूट होती है। ठीक है, या एक सिंपल और एग्जांपल ले सकते हो। अगर मैंने अगर मैंने एक गिलास लिया, उसके अंदर पानी डाला, और पानी के अंदर एक और गिलास लिया, ठीक है, उसके अंदर भी पानी डाल दिया, और अब मैंने क्या किया कि एक गिलास के अंदर मैंने बस 1 चम्मच चीनी डाली और इस गिलास के अंदर मैंने मानो 2 चम्मच चीनी डाली। तो पहले वाला जो मेरा सॉल्यूशन बनेगा उसको मैं डाइल्यूट कहूँगा। डाइल्यूट क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इसके अंदर सोल्यूट की मात्रा कम है। सोल्यूट यानी कि चीनी, चीनी की मात्रा इसके अंदर कम है। लेकिन दूसरे के अंदर मैंने सोल्यूट की मात्रा ज़्यादा डाली, यानी 2 चम्मच, तो इसका मतलब ये वाला है कंसनट्रेटेड, और जो 1 चम्मच वाला था सोल्यूट की मात्रा कम, उसको मैं डाइल्यूट कहता हूँ। ठीक है, तो समझ जाओ डाइल्यूट वही होता है जिसके अंदर सोल्यूट की मात्रा कम हो, और कंसनट्रेटेड जिसमें सोल्यूट की मात्रा ज़्यादा हो। तो कंसंट्रेशन को मैं क्वालिटेटिवली कैसे डिफाइन कर सकता हूँ? सॉल्यूशन या तो डाइल्यूट होगा या कंसंट्रेटेड होगा। डाइल्यूट रिलेटिवली वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट, और इट इज़ कंसंट्रेटेड यानी कि रिलेटिवली वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट। ठीक है,
But in real life, these kinds of description can add to a lot of confusions, and thus the need for a quantitative description of the solution. ठीक है, thus the need for a quantitative description of a solution. अब देखो, ये मैं किसी चीज़ को डाइल्यूट कह रहा हूँ, किसी चीज़ को कंसनट्रेटेड कह रहा हूँ, तो ये काफ़ी कन्फ्यूज़न डाल सकती है। क्यों? मान लो मैंने अभी पानी लिया, पानी के अंदर मैंने 1 चम्मच चीनी मिलाई, और इसके अंदर पानी के अंदर मैंने 2 चम्मच चीनी मिलाई। तो अब मैं इसको दूसरे वाले जिसमें 2 चम्मच मिलाई मैंने, इसको तो मैंने कंसनट्रेटेड कह दिया, और पहले वाले को मैंने डाइल्यूट कह दिया, क्योंकि पहले वाले में कम सोल्यूट डाला मैंने। लेकिन अगर मैं वहीं एक और गिलास ले लूँ और इसमें 3 चम्मच चीनी डाल दूँ, तो मैं किसको डाइल्यूट कहूँगा, किसको कंसनट्रेटेड कहूँगा? डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड एक रिलेटिव टर्म है, उससे हमारी कन्फ्यूज़न दूर नहीं होती। अब इन दोनों को कंपेयर करूँ मैं, अगर पहले वाले को मैं हटा भी दूँ, ठीक है, पहले वाले को मैं अलग कर दूँ, मान लो पहले वाले को मैं देख भी नहीं रहा, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ, तो ये जिसमें मैंने 2 चम्मच चीनी डाली, ये वाला मेरे लिए डाइल्यूट हो गया, और 3 चम्मच वाला मेरे लिए कंसनट्रेटेड हो गया। और जो कि पहले 2 चम्मच वाला मेरे पास कंसनट्रेटेड था इन कंपैरिजन टू 1 चम्मच वाले के। तो यानी कि डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड काफ़ी कुछ हमारे लिए कन्फ्यूज़न पैदा कर देता है। तो इसलिए कंसंट्रेशन जब भी मैं चेक करता हूँ, कंसंट्रेशन मैं चेक करता हूँ अगर क्वालिटेटिवली, तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि उसमें डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड बहुत रिलेटिव टर्म है, वो कंडीशंस के साथ बदलते जा रहे हैं। तो इसलिए मैं क्या चाहता हूँ कि मैं क्वालिटेटिव ना करके मैं अब क्वांटिटेटिव पे जाऊँ, कंसंट्रेशन को मैं क्वांटिटेटिवली डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ। क्या पता ये ज़्यादा बढ़िया तरीका हो। तो इसलिए हम क्वालिटेटिव को छोड़ के, और फिर हमारे पास एक और नीड आई कि क्यों ना अब हम क्वांटिटेटिवली इसको निकालने की कोशिश करें, ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे जो हमारे पास क्वालिटेटिव के कारण होती थी, किसके, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड पे। ठीक है, तो इसलिए अब आपको समझ भी आना चाहिए कि हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं, यानी पहले हमने क्वालिटेटिव किया और बाद में हम क्वांटिटेटिव की तरफ बढ़े। ठीक है, अब आगे अब क्वांटिटेटिव को समझते हैं। ठीक है, there are several ways by which we can describe the concentration of the solution quantitatively. हमारे पास कई तरीके होते हैं हम कंसंट्रेशन को डिफाइन करने के लिए सॉल्यूशन में क्वांटिटेटिवली, यानी क्वांटिटेटिवली भी बहुत तरीकों से हम डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं एक एक करके। ठीक है, क्वालिटेटिवली तो हमने दो ही पढ़े, या तो मैं डाइल्यूट बोल दूंगा या फिर मैं कंसंट्रेटेड बोल दूंगा। इसके अंदर क्वांटिटेटिव के अंदर मैं कई तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ सॉल्यूशन को, कि कंसंट्रेशन को। ठीक है, कंसंट्रेशन क्या, सोल्यूट कितना प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पहला तरीका क्वांटिटेटिवली का, मास परसेंटेज। ठीक है, ये क्या कहता है, द मास परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज मास परसेंटेज ऑफ द कंपोनेंट, ठीक है, इज इक्वल टू मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, इसको एग्जांपल से समझेंगे ये मास परसेंटेज का क्या मतलब है। ठीक है, इसके अंदर पहले तो ये कहा गया है कि कितना मास परसेंटेज है एक कंपोनेंट का उस सॉल्यूशन के अंदर। एग्जांपल से हमें एग्जैक्टली समझ में आएगा ये कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, for example, if a solution is described by 10% glucose in water by mass, it means that the 10 gram of glucose is dissolved in 90 gram of water resulting in a 100 ग्राम सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम कंसंट्रेशन टर्म कैसे डिफाइन करते हैं, सोल्यूट कितना प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, 10% ग्लूकोज इन वाटर बाय मास। ठीक है, इस चीज़ को हमें समझना है, क्योंकि हम मास परसेंटेज निकाल रहे हैं, जिसको W/W लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है W/W, यानी कि वेट बाय वेट, ये भी हम समझेंगे। 10% ग्लूकोज इन वाटर का क्या मतलब है। अब देखो यहाँ पे ये आपको समझ आ जाना चाहिए, ग्लूकोज कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है तो ग्लूकोज अपना सोल्यूट है। ठीक है, वैसे भी हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के अंदर सोल्यूट ही निकालते हैं सॉल्यूशन के अंदर, और वाटर हमारा सॉल्वेंट है। ठीक है,
वाटर पूरा हमारा सॉल्वेंट है। तो अब हम इसको निकालना समझेंगे। तो 10% ग्लूकोज इन वाटर का मतलब है कि 10 ग्राम हमारे पास ग्लूकोज है किसके अंदर, 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर। 100 ग्राम वाटर बोल दोगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। 100 ग्राम सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब है सॉल्यूशन में ग्लूकोज भी प्रेजेंट है और वाटर भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो 10% का ये मतलब है, ठीक है। या मैं एक चीज़ और कह सकता हूँ, 10% ग्लूकोज इन वाटर बाय मास। या मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि 10 ग्राम मेरे पास ग्लूकोज प्रेजेंट है, जिसे ग्लूकोज, ठीक है, कितना, 90 ग्राम पानी के अंदर, सिंपल पानी के अंदर। और टोटल आपको पता है सॉल्यूशन क्या होता है, सोल्यूट प्लस सोलवेंट, ठीक है। इन दोनों को मिला के मैं कहता हूँ सॉल्यूशन, यानी कि 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। इसका ये मतलब है। टोटल 90 प्लस 10 100 हो गए ना। तो आप कैसे भी इसको डिफाइन कर सकते हो कि 10% ग्लूकोज इन वाटर बाय मास का मतलब है कि 10 ग्राम ग्लूकोज मेरे पास प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर। या फिर ऐसे कह सकता हूँ मैं, 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है मेरे पास 90 ग्राम पानी के अंदर, और वो टोटल मिला के अपना 100 ग्राम सॉल्यूशन बना रहा है। तो इसको परसेंटेज मास बाय मास क्यों का, क्योंकि दोनों तरफ मैं मास ही ले रहा हूँ ना। ऊपर भी मैं मास ले रहा हूँ, मास परसेंटेज के अंदर। इसका फॉर्मूला देखो, जैसे अब आपको समझ आ जाएगा। मास, मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो इससे ये पूरा डिफाइन हो जाएगा। अब जैसे मैं इस वाले का अगर मैं निकालना चाहूँ, जैसे कि ये मैं यही वाला लेके चलता हूँ, ठीक है। ये अपना एग्जांपल चल रहा था, इसी को चलेंगे और नहीं, इसी एग्जांपल से करेंगे। अब मैं ये फॉर्मूला अपने पास, तो मेरे को पता है कि ऊपर मेरे को मास ऑफ द कंपोनेंट ऑफ इन द सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले 10% ग्लूकोज इन वाटर है। तो अब मैं कैसे निकालूंगा इसका मास बाय मास परसेंटेज, कैसे कैलकुलेट करूंगा इसका मैं। तो मैं सबसे पहले ऊपर लिखूंगा मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, यानी कि 10 ग्राम मेरे पास है ग्लूकोज। अच्छा, डिवाइड बाय टोटल मास सॉल्यूशन का कितना है। सॉल्यूशन की बात हो रही है इधर, सॉल्वेंट की बात नहीं हो रही। टोटल मास मेरे पास 100 है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई मैं किससे करूँगा, 100 से। ये फॉर्मूला है ना अपना, क्योंकि मल्टीप्लाई 100 से करके ही मेरे पास परसेंटेज आएगी। परसेंटेज निकालनी होती है तो मेरे को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही 100 से मल्टीप्लाई करना है। पर सेंट, सेंट का मतलब होता है 100, यानी हर, पर का मतलब होता है हर सेंट, यानी हर 100 के ऊपर, ठीक है। तो परसेंटेज निकालने के लिए मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ऐसे करके इसका मेरे पास आंसर आ जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, 10% आंसर आ जाएगा। और जो कि अपन ने लिख भी रखा है, यहाँ पे लिख रखा है ना, 10% ग्लूकोज इन वाटर। जो 10% ग्लूकोज इन वाटर, ये इन्होंने कैसे निकाला, एनसीईआरटी ने, एनसीईआरटी ने ऐसे ही निकाला है। एनसीईआरटी ने देखा कि 10 ग्राम ग्लूकोज था, 90 ग्राम वाटर के अंदर डिजोल्व किया गया था। तो हमने ऐसे ही निकाला कि 10 ग्राम ग्लूकोज 90 ग्राम वाटर है, तो मतलब टोटल सॉल्यूशन कितना हुआ होगा, 90 ग्राम वाटर 10 ग्राम ग्लूकोज, तो टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया, 100 ग्राम का हो गया। 90 प्लस 10 100। अब मेरे को परसेंटेज निकालनी थी तो मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया, जिसको करते ही मेरे पास आंसर आ गया 10% ग्लूकोज इन द वाटर। इससे मुझे ये समझ में आ गया, ठीक है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है मास ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। ऐसे करके मैं मास परसेंटेज निकाल सकता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Concentration described by mass percentage is commonly used in the industrial chemical applications। तो ये जैसे भी मैं कंसंट्रेशन मास से निकालता हूँ, मास परसेंटेज से निकाल रहा हूँ ना, क्योंकि ऊपर भी मास ले रहा हूँ मैं, नीचे भी मास ले रहा हूँ, और 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं मास परसेंटेज निकाल रहा हूँ। इसको हम केमिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर इसका एप्लीकेशन यूज़ होता है। आप केमिकल्स के पीछे लिखा भी देख पाओगे कि जैसे 18% वेट बाय वेट, या फिर मास परसेंट भी कह सकते हैं, कुछ भी ग्लूकोज या अलग अलग जो भी केमिकल्स होंगे। तो आप अपनी लेबोरेटरी में ये सब कुछ चेक भी कर सकते हो, ठीक है। उसके अंदर ये लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। तो ये केमिकल इंडस्ट्री के अंदर मास परसेंटेज वाला या फिर वेट बाय वेट वाला हम यूज़ करते हैं, ठीक है।
और आगे है जैसे कि फॉर एग्जांपल कमर्शियल ब्लीचिंग सॉल्यूशन कंटेन्स 3.62 मास परसेंटेज ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइट इन वाटर। ठीक है, तो जैसे हमने एक एग्जांपल भी ले लिया, कमर्शियल ब्लीचिंग सॉल्यूशन होता है, जो ब्लीचिंग वाला समझ आता है ना। ब्लीचिंग भी अलग अलग जगह पे यूज़ होते हैं, जैसे आपने हेयर ब्लीचिंग भी सुना होगा, क्लॉथ ब्लीचिंग भी होता है, यानी कपड़ों से दाग वगैरह हटाने के लिए हम जिन केमिकल्स का इनका यूज़ करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर वगैरह यूज़ करते हैं, हेयर और खाने के अंदर भी यूज़ करते हैं। तो ब्लीचिंग अलग अलग जगह यूज़ होता है। तो उसके अंदर ये बनाने के लिए भी हम कौन से कंसंट्रेशन को कैसे नापते हैं, क्वांटिटेटिवली नापते हैं, क्योंकि क्वालिटेटिव तो बताया था आपको, यानी डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड होता है, जो हम ज़्यादा कन्फ्यूज़न पैदा कर देता है जो हमारे अंदर। तो इसके अंदर हम मास परसेंटेज से इसको निकालते हैं। तो कैसे निकाला हमने, 3.62% मास परसेंटेज ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइट इन वाटर। इसका अब क्या मतलब है, ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है 3.62% वेट बाय वेट। अभी आपको डिकोड करना आना चाहिए, ठीक है। सोडियम हाइपोक्लोराइट इन वाटर, इसका मतलब है कि 3.62 ग्राम अपना सोडियम हाइपोक्लोराइट, ठीक है, ये प्रेजेंट है अपना किसके अंदर, इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ, या मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ कि 3.62 ग्राम मेरे पास सोडियम हाइपोक्लोराइट प्रेजेंट है। वाटर की टर्म्स में अगर मैं कहना चाहूँ, यानी सिर्फ सॉल्वेंट की टर्म्स में कहूँ, तो 96.38 ग्राम वाटर के अंदर मेरे पास 3.62 ग्राम सोडियम हाइपोक्लोराइट है, ठीक है। और अगर मैं सीधा सॉल्यूशन में कहूँ तो फिर 3.62 के अंदर 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर अपना 3.62 मास परसेंट अपना सोडियम हाइपोक्लोराइट है, ठीक है। तो दोनों की टर्म्स में हम निकाल सकते हैं, सॉल्वेंट की टर्म्स में भी कह सकते हैं और सॉल्यूशन के टर्म्स में भी कह सकते हैं, ठीक है। अब आगे हम समझते हैं अगला। पहले तो हमने मास परसेंटेज देख लिया, अब वैसे ही दूसरा होता है वॉल्यूम परसेंटेज, जिसमें वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट बाय टोटल वॉल्यूम। जैसे अपना मास ऑफ कंपोनेंट बाय टोटल मास था, वैसे ही सेम ये है, बस इसमें हम वॉल्यूम लेके चलते हैं। वॉल्यूम ऊपर वाले कंपोनेंट यानी कि सोल्यूट का वॉल्यूम बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। इसको भी एग्जांपल से हम समझ जाएंगे। For example, 10% ethanol solution in water means that 10 ml of ethanol is dissolved in water such that the total volume of the solution is 100 ml, ठीक है। तो अगर मैंने कहा, क्या कहा, मैंने कहा 10% इथेनॉल सॉल्यूशन, इसका मतलब है मेरे पास 10 ml इथेनॉल प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। यानी इतना सोल्यूट प्रेजेंट है, 10 ml सोल्यूट प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन के अंदर। अच्छा, मैं सॉल्यूशन की जगह अगर मैं सॉल्वेंट की टर्म्स में लिखना चाहूँ, तो सॉल्वेंट की टर्म्स में ऐसे हो जाएगा कि 10 ml सोल्यूट प्रेजेंट है 90 ml 90 ml सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है, 90 ml सॉल्वेंट के अंदर, क्योंकि 10 प्लस 90 सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज सॉल्यूशन। तो 100 ml सॉल्यूशन भी कह सकता हूँ, या फिर 90 ml मैं सॉल्वेंट भी कह सकता हूँ। तो 10 ml सोल्यूट प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन, या फिर 90 ml सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। सॉल्यूशंस कंटेनिंग लिक्विड्स आर कॉमनली एक्सप्रेस्ड इन दिस यूनिट। सही बात है, हम लिक्विड को ml वगैरह में करते हैं, लिक्विड को हम ग्राम के अंदर या मास के अंदर थोड़ी कंसिडर करते हैं। कोई भी आप लेते हो, कोई भी आप सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह कुछ भी लेते हो, तो आप लेते हो 2 लीटर की है, 3 लीटर की है, ऐसे लेते हो ना। कोई ऐसे थोड़ी लेते कि 2 किलो की पेप्सी दे दो, या फिर ऐसे 2 लीटर कहते हैं ना। तो इसलिए लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर हम परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ही कंसिडर करते हैं। अब एक और अगला पढ़ते हैं हम, रुको, इसके अंदर एक और बढ़िया एग्जांपल है ये, इसको समझेंगे अच्छी तरह। क्या है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, a 35% volume by volume solution of ethylene glycol and antifreeze is used in the cars for cooling the engine. At this concentration, the antifreeze lowers the
फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर टू 255.4 केल्विन या फिर -17.6 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे अगर आपको थोड़ा बहुत कार की नॉलेज हो तो कार के अंदर रेडिएटर होता है, ठीक है। वो सिस्टम को कूल करने के लिए या कह लो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए गाड़ी का उसको यूज़ किया जाता है। तो जैसे गर्मियों में तो ठीक है, मान लो अभी ठंड का टाइम चल रहा है, ठीक है, तो उसको उसके अंदर रेडिएटर के अंदर हम पानी का यूज़ करते हैं पूरे अपने गाड़ी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। तो मान लो ठंड का सीज़न है, ठीक है, और बाहर तापमान है 4 डिग्री सेल्सियस, यानी पूरी सर्दी चल रही है अभी। आपको पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अपना जो पानी है, वाटर है, वो कन्वर्ट हो जाता है आइस के अंदर, बर्फ़ के अंदर तब्दील हो जाता है। तो मान लो बाहर बहुत ठंड है 4 डिग्री सेल्सियस है, और अपने को पता है 0 डिग्री सेल्सियस पे अपना पानी आइस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और पानी मैंने कहाँ डाल रखा है, गाड़ी के रेडिएटर के अंदर डाल रखा है, क्योंकि वो वहाँ से टेम्परेचर मेंटेन करता है अपनी गाड़ी का, ठीक है। तो अगर ये बाहर का टेम्परेचर 4 डिग्री से कम हो गया, मान लो और ठंड होगी, बर्फ़ गिर गया और हो गया, और अब टेम्परेचर 4 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस होगा टेम्परेचर, अपने गाड़ी के अंदर जो पानी है वो बर्फ़ के अंदर बदल जाएगा। अब जैसे ही पानी बर्फ़ के अंदर बदलेगा, अपनी गाड़ी में प्रॉब्लम आ जाएगी भाई, सीधी सी बात है। पानी हमने यूज़ किया था कार के रेडिएटर के अंदर, और अब वो पानी बर्फ़ में बदल गया, तो अब ये गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम करेगा। तो इसलिए अब मैं क्या करूँगा, अब इसके लिए हमने एक सोल्यूशन निकाला। हमने क्या सोल्यूशन निकाला कि हम गाड़ी के अंदर जो रेडिएटर है गाड़ी के अंदर, उसके अंदर हम पानी के साथ हम क्या डालने लगे, इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी मैं आपको बता देता हूँ, CH2OH और OH, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है CH2OH, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है इथाइलिन ग्लाइकोल का, ठीक है। ये ऊपर लिखा भी हुआ है ना, अ, ये लिखा हुआ है इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पानी के अंदर इस बार इथाइलिन ग्लाइकोल भी डाल दिया। इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है, एंटी फ्रीज, नाम से समझ जाओ, एंटी फ्रीज यानी जो फ्रीज ना होने दे पानी को। अपने को क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि अपना जैसे ही टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच रहा था, अपना गाड़ी के रेडिएटर का पानी आइस के अंदर तब्दील हो रहा था, जो अपन नहीं चाहते थे, जो अपनी गाड़ी में प्रॉब्लम करेगा। तो इसलिए हमने पानी के अंदर इथाइलिन ग्लाइकोल भी डाल दिया उसके साथ। इथाइलिन ग्लाइकोल क्या काम करता है कि पानी का जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है, यानी पानी जब आइस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस को घटा के -17.6 डिग्री सेल्सियस कर देता है। इसका ये मतलब है कि अब पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस में कन्वर्ट नहीं होगा। अब पानी को मुझे अगर आइस यानी कि बर्फ़ में कन्वर्ट करना है तो टेम्परेचर -17.6 डिग्री सेल्सियस करना पड़ेगा। यानी बाहर अगर ठंड भी है, मान लो अब बाहर 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, बर्फ़ गिरी और ठंड होगी, अब 0 डिग्री सेल्सियस भी तापमान हो गया, तो भी मेरा पानी अब बर्फ़ में कन्वर्ट, आइस में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि अब मैंने पानी के साथ इथाइलिन ग्लाइकोल डाल दिया है, जो कि अब पानी का फ्रीजिंग टेम्परेचर को कम करके -17.6 डिग्री सेल्सियस पे ले आया। अब 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पानी सिंपल रहेगा और अपना काम चलता रहेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर नीट में भी क्वेश्चन आया हुआ है शायद, इथाइलिन ग्लाइकोल का। तो ये एक अच्छा एग्जांपल है, तो इसको भी आप समझ चुके हो अच्छी तरह, ठीक है। तो ऐसे अपना इथाइलिन ग्लाइकोल काम भी करता है, और इसका भी और मेन अपना मोटो क्या था, ये दिखाना था कि 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, ये भी समझ जाओ आप। यानी 35 ml मेरे पास क्या होगा, इथाइलिन ग्लाइकोल होगा इन 100 ml सॉल्यूशन। 100 ml सॉल्यूशन कह लो, या फिर मैं ये कह लूँ 65 ml पानी के अंदर, ठीक है। कैसे भी, तो ये आपको मुझे उम्मीद है समझ अच्छी तरह आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम अगला कंसंट्रेशन टर्म्स को अच्छी तरह समझेंगे। अब हम अगले की ओर चलते हैं। अगला है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। अनदर यूनिट विच इज कॉमनली यूज्ड इन मेडिसिन एंड फार्मेसी इज मास बाय परसेंट
मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इट इज़ द मास ऑफ सोल्यूट डिजोल्व्ड इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, पहले दो मैंने पढ़े, पहले वाले में मास बाय मास परसेंटेज था, उसके बाद मैंने वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ा, और अब मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, इसको भी, इसके अंदर ये भी कहाँ यूज़ किया जाता है, पहली लाइन में हमें यही समझाया गया है कि ये भी यूज़ किया जाता है अपने मेडिसिन और फार्मेसी के अंदर, हमें यूज़ किया जाता है। आपके पास कोई दवाई पड़ी है तो उसके अंदर भी कुछ कुछ लिखा हो सकता है, जैसे कि 21% वेट बाय वॉल्यूम, यानी कि 21 ग्राम अपना सोल्यूट प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, इसको ऐसे भी हम समझ सकते हैं। इट इज़ द मास ऑफ, ठीक है, इट इज़ द मास ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन द 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो यही है कि ऊपर हम मास लेंगे क्योंकि ऊपर वेट है और नीचे क्या है, वॉल्यूम है, तो नीचे हम वॉल्यूम यानी कि 100 ml, ठीक है, ml लेंगे, और ऊपर हम मास लेंगे ग्राम के अंदर। ठीक है, और बाद में कन्वर्ट भी कर सकते हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अगला, अगला कौन सा अपने पास, हाँ, ठीक है, 3 पढ़ लिए। अगला है पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन हम किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपको आगे समझ आएगा। व्हेन द सोल्यूट इज़ प्रेजेंट इन ट्रेस क्वांटिटीज़। देखो ये सब हमने जितने भी पढ़े, ये किस लिए पढ़ रहे हैं, कंसंट्रेशन निकालने के लिए। कंसंट्रेशन का मतलब कितना सोल्यूट प्रेजेंट है अपने सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो अब हम, अगर हमारा सोल्यूट, मान लो हमारा सोल्यूट बहुत ही कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है हमारे सॉल्यूशन के अंदर, तो मैं उसको पार्ट्स पर मिलियन के अंदर निकाल सकता हूँ। ठीक है, इसके अंदर भी हम इसको बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे होगा, देखो, इट इज़ कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन एंड इज डिफाइंड एज, ऐसे डिफाइन होगा ये, parts per million, number of parts of the component by total number of parts of all the component into 10 to the power 6। ठीक है, ये सभी ऊपर के हमने जो तीनों पढ़े, उस उन तीनों को डिफाइन करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। देखो जैसे मैंने ऊपर पढ़ा वेट बाय वेट परसेंटेज। ठीक है, वेट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, फिर मैंने पढ़ा वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इन सब का जब मैं फॉर्मूला बना रहा था तो मैं परसेंटेज में निकाल रहा था, है ना, सब में मैं इंटू 100 कर रहा था, कोई भी निकाल रहा था। जैसे कि वेट बाय वेट निकाल रहा था तो उसमें क्या ले रहा था, ऊपर वेट ऑफ कंपोनेंट या फिर वेट ऑफ सोल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ताकि उसका परसेंटेज निकल जाए। इसमें क्या होगा, हम परसेंटेज नहीं निकाल रहे हैं, इसमें हम सिंपल निकाल रहे हैं पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन का मतलब समझते हो ना, मिलियन, एक मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, यानी कितना सोल्यूट अपना प्रेजेंट है, 10 लाख अपने सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, 10 लाख के सॉल्यूशन के अंदर अपना कितना सोल्यूट प्रेजेंट है, उसी को हम ये कहते हैं। इसको हम एक्सप्रेस भी अलग अलग टर्म्स में कर सकते हैं, अच्छी तरह अब हम समझने भी वाले हैं इसको एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, as in this case of percentage, concentration in parts per million can also be expressed as mass to mass, volume to volume and mass to volume। जो ये मैंने ऊपर तीनों पढ़ाए थे, इन तीनों का जिक्र यहाँ पे कर दिया गया है। इसके अंतर सिंपली हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट टोटल नंबर इंटू 10 की पावर 6। बस फ़र्क इतना है, जब हम परसेंटेज निकालते थे उसमें हम 100 से मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन यहाँ पे हम 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम मिलियन निकाल रहे हैं ना, पार्ट्स पर मिलियन निकाल रहे हैं, तो इसलिए हम 10 की पावर 6 से मल्टी कर रहे हैं। पहले तो हम परसेंट निकाल रहे थे, सेंट का मतलब होता है 100, तो इसलिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब इनको, ज़रूरी बात इसमें, कमाल की बात क्या है कि इसमें मैं कौन सी भी टर्म में निकाल सकता हूँ। इसमें ऊपर मैं वेट भी ले सकता हूँ, डिवाइड बाय वेट भी कर सकता हूँ, तो पहले वाले तरीके से निकल जाएगा। मैं ऊपर वेट ले सकता हूँ, नीचे वॉल्यूम ले सकता हूँ, ऊपर भी वॉल्यूम ले सकता हूँ, नीचे भी वॉल्यूम ले सकता हूँ। तो ये तीनों को कोऑर्डिनेट, या तीनों के अंदर हम इसको यूज़ कर सकते हैं पीपीएम को, और यही यही यहाँ पे लिखा हुआ है। एक एग्जांपल भी लेते हैं। A liter of sea water which is weighs 1030 gram contain about 6 into 10 to the power minus 3 gram of dissolved oxygen। ठीक है, चलो अब इसका निकालते हैं, अब हम इसको निकालना सीखते हैं कि अब मेरे को इसका पीपीएम निकालना है। अब देखो मैंने क्या देखा,
वेट के अंदर दे रखा है हमें अ लीटर ऑफ सी वाटर, ठीक है। सी वाटर अपना क्या है, सॉल्यूशन है। सी वाटर को आप सॉल्वेंट मत समझना, सी वाटर अपना सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में क्या क्या मिला हुआ है, एक तो सोल्यूट मिला हुआ है, सोल्यूट क्या अपना ऑक्सीजन, और सॉल्वेंट क्या अपना, सॉल्वेंट पता है अपने को पानी, ठीक है। तो अपना एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का कितना वेट है, 1030 ग्राम, ठीक है। उसके अंदर अपना डिजोल्व ऑक्सीजन कितना है, 6 × 10⁻³ ग्राम, ठीक है। तो अब इसको हम निकालते हैं, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट, अपन वेट निकाल रहे हैं वेट बाय वेट, क्योंकि दोनों का वेट दे रखा है ना 1030 और ये, ठीक है। तो अब मैं इसको कैसे यूज़ करके निकालूंगा, अपना फॉर्मूला देखना। ऊपर ऊपर अपना सोल्यूट का वेट दे रखा है, ऊपर अपने को क्या निकालना है, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट, यानी कि अपने को सोल्यूट का निकालना है। सोल्यूट का दे रखा है 6 × 10⁻³ नीचे अपने को सॉल्यूशन का निकालना है, सॉल्यूशन का क्या दे रखा है, 1030 ग्राम, 1030। अच्छा, अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करता तो मेरा वेट बाय वेट परसेंटेज आ जाता, ठीक है। लेकिन मेरे को अभी पार्ट्स पर मिलियन में निकालना है, तो मिलियन के लिए मैं इधर 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसको आप काटा पीटी करोगे और सॉल्व करोगे तो आपका अप्रोक्सीमेटली 5.8 आ जाएगा आंसर, ठीक है। 5.8 आप निकाल के देखना, 5.8 के आसपास अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब अपना क्या आंसर आया, अपना आंसर आया 5.8 ppm, ठीक है, 5.8 ppm। अब आगे इसके अंदर पढ़ के भी देखना। Such a small concentration is also expressed as 5.8 ग्राम पर 10⁶ ग्राम, यानी 5.8 ppm। यानी अब मैंने ppm को किस तरह से रिप्रेजेंट किया है, वेट बाय वेट, और औरों में भी प्रेजेंट कर सकता हूँ, मैंने कहा ना तीनों में प्रेजेंट कर सकता हूँ, बस इसमें 10⁶ लगाना होता है 10⁻³ की जगह, हाँ नहीं 10⁻², यानी कि 100 की जगह, ठीक है। तो इसके अंदर 5.8 का यही मतलब है कि 5.8 ग्राम मेरे पास डिजोल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट है अपने 10⁶ ग्राम सॉल्यूशन के अंदर, या फिर सी वाटर के अंदर, ठीक है। तो ऐसे करके मैं इसको निकाल सकता हूँ। अगली लाइन पढ़ते हैं। द कंसंट्रेशन of the pollutants in water or atmosphere is often expressed in terms of microgram per ml या फिर ppm। तो मैंने कहा था ना कि आपको, आप ज़रूरी नहीं है आप वेट बाय वेट में ही ppm निकालो, आप वेट बाय वॉल्यूम के अंदर भी ppm यूज़ कर सकते हो, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इवन आप वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के अंदर भी ppm को यूज़ कर सकोगे, ठीक है। इसके बाद अपना अगला आता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन कॉमनली यूज्ड सिंबल फॉर मोल फ्रैक्शन इज, इसको चाय कहते हैं, ठीक है, चाय पीने वाली नहीं है ये। एंड अ सबस्क्रिप्ट यूज्ड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ चाय डिनोट्स द कंपोनेंट, ठीक है। क्या कहना चाह रहे हैं इसमें कि मान लो मैं, कोई मेरा सॉल्यूशन है, ठीक है, कोई मेरा सॉल्यूशन है, तो दो कंपोनेंट से बना हुआ है, कंपोनेंट ए प्लस कंपोनेंट बी, ठीक है। तो मेरे को ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मैं चाय लिखूंगा और इसकी सबस्क्रिप्ट, यानी कि यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, ए, यानी इसका क्या मतलब है, मैं मोल फ्रैक्शन निकाल रहा हूँ ए का, ठीक है। तो उस लाइन का ये मतलब था, ठीक है, कि यानी राइट हैंड साइड के सबस्क्रिप्ट में मैं लिख दूंगा वो जिसका मैं निकाल रहा हूँ, जैसे ए कंपोनेंट का निकाल रहा हूँ तो ए लिख दूंगा मैं, ठीक है। और अब इसके बाद क्या आएगा, मोल मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, मोल्स ऑफ डेड कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल दी कंपोनेंट्स, ठीक है। जिसका मेरे को मोल्स निकालना है उसका, जैसे कि मैंने अपना वही एग्जांपल लिया था, कंपोनेंट ए और बी है, मैंने मोल फ्रैक्शन निकालना है मान लो ए कंपोनेंट का, तो राइट हैंड साइड की सबस्क्रिप्ट में मैंने ए लिख दिया, और इसमें अब मैं क्या लिखूँगा, मोल्स ऑफ ए, ठीक है, एन बना रहा हूँ, ये एन का मतलब मोल्स होता है, ठीक है। और नीचे मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी, यानी कि टोटल मोल्स। ऐसे करके मैं मोल फ्रैक्शन ए का निकाल सकता हूँ बड़े आसानी से, ठीक है।
अच्छा, अब ये बड़ा भी हो कोई, मान लो, वैसे तो हम इधर बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं जिसमें दो ही चीज़ें, दो ही कंपोनेंट हो। मान लो कोई और सॉल्यूशन की बात, मैं टर्शरी सॉल्यूशन की बात करूं, यानी जिसमें तीन कंपोनेंट होंगे, कंपोनेंट ए प्लस बी प्लस सी। तो इसमें मान लो मेरे को मोल फ्रैक्शन बी का निकालना है, ठीक है। तो मैं बी का कैसे निकालूंगा, मोल्स बी के, ठीक है मैं साफ करता हूँ, ठीक है। मान लो मोल फ्रैक्शन मेरे को बी का निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, मोल फ्रैक्शन बी का मतलब मोल्स बी के डिवाइडेड बाय सभी के मोल, मोल ए के प्लस मोल बी के प्लस मोल सी के, ऐसे करके मैं मोल फ्रैक्शन निकाल दूँगा, ठीक है। इसके अंदर मोल फ्रैक्शन निकाल रहा हूँ मैं, परसेंट नहीं निकाल रहा। अगर परसेंट निकालना होता तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता, ठीक है। चलो एनसीईआरटी पढ़ते हैं। For example, in a binary mixture, if the number of moles of A and B are Na and Nb, the mole fraction of A will be, वही मैंने आपको जो सिखाया, मोल फ्रैक्शन ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, ऐसे करके निकाल देंगे। फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग आई नंबर ऑफ कंपोनेंट वी हैव, जो मैंने आपको 3 का करके दिखाया, वैसे चाहे 20 कंपोनेंट हो, आपको ऊपर जिसका निकालना है उसके मोल्स लिखना और नीचे सभी के मोल्स ऐड कर देना, वैसे करके निकल जाएंगे। और ये वही फॉर्मूला है, ऊपर आपको जिसका मोल निकालना है उसका, जैसे कि आई का है तो आई का ऐसे, और नीचे सभी के मोल्स अपने को क्या कर देने हैं, ऐड कर देने हैं, उससे अपना सभी का निकल जाएगा, जिसका भी अपने को मोल फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है। अब एक और कमाल की बात आ रही है इसके अंदर, ये मैं आपको समझाता हूँ पहले, फिर हम इसको एनसीईआरटी को रीड करेंगे, ठीक है। चलो एक बार इसको रीड कर लेते हैं। इट कैन बी शोन दैट इन अ गिवन सॉल्यूशन सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शंस इज यूनिटी। इधर मोल की बात नहीं कर रहा, मोल फ्रैक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। उनका यूनिटी होता है सम, सभी का, सभी का सम यूनिटी कैसे होता है, चलो समझते हैं अच्छी तरह इसको। मान लो मेरे पास 5 सेब है, 5 एप्पल है, ठीक है, ए से एप्पल, और 2 बनाना है, ठीक है, 2 बनाना है, और 5 6 7, 3 मान लो अपने पास क्या है, सिंपल करने के लिए ऑरेंज है, ठीक है। तो मेरे को बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑरेंज, ठीक है, ठीक है, ऐसे हम एग्जांपल ले रहे हैं ये, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑरेंज कैसे निकालूंगा, पहले कितना, 3 है ना मेरे पास, तो 3 ये लिख दिए, ठीक है। मोल ही मान लो, आप कुछ ही मान लो, हम समझने के लिए कर रहे हैं अभी, ठीक है। 3 मोल मेरे पास ऑक्सीजन ऑरेंज है, ठीक है। डिवाइड बाई क्या करना है मेरे को, सभी के मोल ऐड कर दे रहे हैं, 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये 10, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑरेंज का मेरे पास क्या आ गया, 3/10। अच्छा ठीक है, अब इसको ध्यान रखना आप। अब मान लो मैं इसके बाद एप्पल का निकालता हूँ, तो एप्पल के मोल कितने थे मेरे पास, 5 मोल एप्पल था, 10 टोटल मोल थे नीचे, तो 5/10 एप्पल का आ गया। और आखिरी अपने पास बनाना बचा था, बनाना कितने थे, 2 मोल बनाना के थे, डिवाइडेड बाई टोटल मोल 10 थे। अच्छा, अब इन सभी मोल फ्रैक्शन को, यानी एप्पल का मोल फ्रैक्शन प्लस बनाना का मोल फ्रैक्शन प्लस ऑरेंज का मोल फ्रैक्शन, इन सभी को ऐड करके देखते हैं, ठीक है। जस्ट ऐसे ही करके देखते हैं, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन एप्पल का जो था अपने पास, एक्स ए, चाय ए प्लस चाय बी, बी फॉर बनाना, और चाय ओ, इन सब का क्या 1 के इक्वल आता है, यही अपने को चेक करना है, क्योंकि स्टेटमेंट में यही लिखा है ना, सभी का मोल फ्रैक्शन 1 के इक्वल है, ठीक है। तो अब चेक करते हैं। एप्पल का क्या आया था अपने पास, 5/10, ठीक है। बनाना का क्या आया था, 2/10, और ऑरेंज का आया था अपने पास 3/10। तो ये चेक कर लो, 5 6 7 8 9 10, 10/10, और इसको काटो तो 1, ठीक है। क्योंकि फ्रैक्शन है ना भाई, सिंपल सी चीज़ है, बात फ्रैक्शन की कर रहा हूँ मैं, तो फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 ही आता है सभी का मिला के, जो कि मैंने आपको दिखा भी दिया कि किसका इतना, इसका मतलब ही क्या है कि 10 चीज़ में से पाँचवा हिस्सा एप्पल का है, 10 चीज़ में से दूसरा हिस्सा बनाना का है, 10 में से तीसरा हिस्सा ऑरेंज का है, तो सभी का हम ऐड करके तो 1 के इक्वल ही आएगा रेशो, रेशो यानी कि सबको ऐड किया जाए तब, ठीक है। तो यही सिंपल सी बात की गई है कि मोल फ्रैक्शन सभी का हम निकालते हैं किसी एक सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स का, तो वो हमेशा
1 के इक्वल आता है, हमेशा 1 के इक्वल आता है। अगर दो कंपोनेंट होते किसी सॉल्यूशन के ए और बी, उन दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम करते तो भी 1 आता। अगर 100 कंपोनेंट भी होते ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे जो कुछ भी, उनका भी सबका मोल फ्रैक्शन का सम 1 ही आता। ठीक है, तो ये इसके अंदर कहा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। मोल फ्रैक्शन यूनिट इज़ वेरी यूजफुल इन रिलेटिंग some physical properties of solution, say vapor pressure with the concentration of the solution। ठीक है, अब ये लाइन, इस लाइन को आपको समझने के लिए आगे वेपर प्रेशर वगैरह जो कि इसी चैप्टर में आएंगे वो समझना पड़ेगा। जैसे हम वेपर प्रेशर समझेंगे, उसको कंसंट्रेशन से रिलेट करके दिखाएंगे, तब हमें समझ में आएगा। पहले आपको भी वेपर प्रेशर ही नहीं पता होगा, उसको भी हमें समझना पड़ेगा। तो ये लाइन हमें आगे जाके समझ में आएगी, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि उसके लिए पहले वेपर प्रेशर भी आपको समझना पड़ेगा, वो मैं चैप्टर में बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, एंड क्वाइट यूजफुल इन डिस्क्राइबिंग द कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग इन गैसियस मिक्सचर, गैस के मिक्सचर के अंदर जो भी कैलकुलेशन होगी, ये सब हमें समझ अच्छी तरह आ जाएगा अगले आगे वाले टॉपिक के अंदर। ठीक है, अभी आपको मोल फ्रैक्शन समझ में आना चाहिए कि होता क्या है, और सभी मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है किसी भी एक सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, अगले में हम बढ़ते हैं। अगला आ गया अपना मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी, ठीक है, मोलैरिटी को बड़े एम से रिप्रेजेंट करते हैं हम। ठीक है, इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर और 1 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसके अंदर क्या मोलैरिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि 1 लीटर के सॉल्यूशन के अंदर, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर अपना कितना मोल्स है सोल्यूट का। ठीक है, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये हम एग्जांपल से समझेंगे अच्छी तरह। ठीक है, इसको हम एग्जांपल से अच्छी तरह समझ पाएंगे। फॉर एग्जांपल 0.25 मोल पर लीटर और 0.25 एम का मतलब मैंने आपको बताया कैपिटल एम का मतलब होता है मोलैरिटी। Solution of NaOH means that 0.25 mole of NaOH has been dissolved in 1 लीटर और 1 क्यूबिक डेसीमीटर। यानी कि 0.25, या आप इससे भी सिंपल थोड़ा एग्जांपल कर लेते हैं। मान लो 1 मोल पर लीटर कह दिया मैंने। ठीक है, 1 मोल पर लीटर NaOH। ठीक है, अपना वाटर वाले सॉल्यूशन के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि मेरा 1 मोल मेरे को क्या मिलेगा, NaOH मिलेगा 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर मेरे को 1 मोल NaOH मिलेगा। सॉल्यूशन कह रहा, मैं सॉल्वेंट नहीं कह रहा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि आगे मोलैलिटी आने वाली है, उसमें जाके चीज़ें थोड़ी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इसका सिंपल सा मतलब है, अगर यहाँ पे 2 मोल लिखा हुआ है, यानी कि 2 मोल मेरे पास ये प्रेजेंट है NaOH कितने के अंदर, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। या फिर जैसे इसके अंदर अपने को क्या दे रखा है, 0.25 मोल। 0.25 मोल अपना प्रेजेंट होगा NaOH 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, या फिर 1 क्यूबिक डेसीमीटर। लीटर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 लीटर इज इक्वल टू क्यूबिक डेसी, यानी कि 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, 1 लीटर को 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ये वाला भी हमें समझ में आ गया। ठीक है, कि ऊपर मोल्स आएगा सोल्यूट के और नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। 100 वगैरह से मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि हम परसेंटेज नहीं निकाल रहे हैं। ठीक है, और इसका अपना लास्ट टॉपिक आ गया। इसके बाद अगला टॉपिक शुरू होगा सोल्यूबिलिटी, जो कि अगले लेक्चर में करेंगे हम। ठीक है, मोलैलिटी है। ठीक है, वो मोलैरिटी था, उसमें यहाँ पे आर आ रहा था, यहाँ पे इसमें एल आ रहा है। ठीक है, और इसको छोटे एम से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको बड़े एम से रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, मोलैलिटी एम इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब अगर आपके पास अभी अपनी बुक है
तो उसके अंदर इसको बिल्कुल अच्छे से हाईलाइट कर लो। सोलवेंट पर किलोग्राम ऑफ सोलवेंट एंड इज एक्सप्रेस्ड एज, देखो अपने पास मोलैरिटी के अंदर क्या था, ऊपर मोल्स ऑफ सोल्यूट था, यहाँ पे भी वही है, नीचे था वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, पहली बात वॉल्यूम था नीचे और सॉल्यूशन था, यहाँ पे नीचे मास है और सोलवेंट है। सोलवेंट का ध्यान रखना, अगर आप मास ऑफ सॉल्यूशन इन केजी कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, आमतौर पे बच्चों की गलती ही मोलैलिटी में होती है, क्योंकि जितनी भी हमने कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ी, वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी, पीपीएम वगैरह जो भी, उसमें हम नीचे सॉल्यूशन की बात करते हैं, वेट हो चाहे वॉल्यूम हो, सॉल्यूशन की बात होती है। लेकिन ये अकेला एक ऐसा है मोलैलिटी जिसके अंदर हम नीचे सॉल्वेंट की बात करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ पे खास ध्यान रखना। अब हम एग्जांपल से समझते भी हैं इसको। फॉर एग्जांपल 1 मोल पर केजी, या 1 छोटा एम से मतलब समझ गए मोलैलिटी की बात हो रही है। सॉल्यूशन ऑफ केसीएल मींस दैट 1 मोल 74.5 ग्राम, ये तो आपको मतलब निकालना आता ही होगा। सीएल का होता है, मास होता है 35.5, और के का होता है अपना, क्या होता है, नहीं 38, तो वहाँ से 38 नहीं 39, हाँ। के का पोटेशियम का होता है मास 39, सीएल का मास होता है 35.5, दोनों को ऐड करोगे तो 74.5 आ जाएगा। ठीक है, इज डिजोल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, 1 किलोग्राम ऑफ वाटर, यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं लिखा हुआ, 1 किलोग्राम ऑफ वाटर यानी कि सोलवेंट। अगर 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्यूशन लिख दोगे तो वो गलत हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे हम सोलवेंट की बात करते हैं नीचे। ठीक है, तो उम्मीद है इससे आपको ये भी समझ आ गया होगा आसानी से, कि यहाँ पे ऊपर मोल्स लेने हैं, नीचे मास लेना है। इंटू 100 नहीं करना, क्योंकि हम परसेंटेज नहीं निकाल रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईच मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन हैज़ इट्स ओन मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, यानी जितने भी अपन ने निकाले, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, और ये आगे मोलैरिटी, मोलैलिटी, पीपीएम, इन सब के कुछ मेरिट्स हैं, कुछ डीमेरिट्स हैं। जैसे कि mass percentage, ppm, mole fraction and molality are independent of temperature, whereas molarity, और molarity के साथ आप एक और भी लिख लो, volume by volume और weight by volume। ठीक है, is a function of temperature। ठीक है, रुको आप इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, यहाँ पे कुछ चीज़ आप ऐड कर लेना, वो ज़रूरी है। मैं पहले आपको मैं समझा देता हूँ कि जैसे कि चल रहे ना, हाँ, कोई भी चीज़ हो, ठीक है, जिसके अंदर भी वॉल्यूम आ जाए ना, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हमेशा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आपने किसी भी जगह का फिक्स प्रेशर अपने पास, और उसका अगर हम कोई भी गैस है अपने कंटेनर के अंदर, एक कंटेनर है उसके अंदर गैस है, और उसके अंदर अगर मैं हीट करता हूँ तो वो गैस एक्सपेंड करती है, यानी उस गैस का वॉल्यूम बढ़ता है अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ। लेकिन टेम्परेचर और मास का कोई डिपेंडेंसी नहीं है, टेम्परेचर मास पे डिपेंड नहीं करता, मास टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। तो आप क्या समझे कि वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, मास टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, मास टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर मैं बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इसी के साथ अब आप याद करो, जिस जिस कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम आएगा वो याद रखना हमेशा टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। पहले वाला पढ़ा मैंने वेट बाय वेट, दोनों में मास है तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। दूसरा था वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम आ रहा है तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तीसरा है वेट बाय वॉल्यूम, तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। उससे अगला क्या है, मोलैरिट पीपीएम, पीपीएम के अंदर हमें चेक करना पड़ेगा कि पीपीएम वेट बाय वेट का है, वेट बाय वॉल्यूम का है, या फिर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का है, तो वो तो हम चेक करके ही निकाल सकते हैं। उसके बाद आती है मोलैरिटी, मोलैरिटी में मोल्स बाय लीटर आता है, तो लीटर यानी कि वॉल्यूम, वॉल्यूम आता है, तो वो भी डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। मोलैलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता,
सिद्धांत अब ये रटने मत बैठना कौन सा डिपेंड करता है या नहीं करता। आपको बस इतनी समझ होनी चाहिए कि वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, मास टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। तो जहाँ पे भी आपको वॉल्यूम वाला दिख जाएगा वहाँ पे आप याद कर लेना कि हाँ यहाँ पे तो टेम्परेचर डिपेंडेंसी दिखेगी। ठीक है, यही लाइन एनसीईआरटी में लिखी हुई है, दिस इज बिकॉज वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड द मास डज नॉट। ठीक है, और इसी के साथ अपना आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको अच्छे से ये समझ आया होगा। अगले टॉपिक में हम सोलिबिलिटी कवर करेंगे। ठीक है, ओके बाय।